नमस्कार। आप सभी लोगों को आज की क्लास में अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग कार्यपालिका विधायिका का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ा, इसके पहले मूल अधिकार भी पढ़ा, इसके पहले सिटीजनशिप वगैरह के बारे में जाना, इसके पहले आपने भारत राज्यों का संघ है ये सब जाना, उसके पहले भी बहुत कुछ जाना। महीनों से हम लोग यात्रा कर रहे हैं और महीनों से एक आध महीना तो हो ही गया है ये बात करते करते। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, न्यायपालिका की बात करने जा रहे हैं। न्यायपालिका दैट इज़ माई, वैसे तो पूरा विषय है बट न्यायपालिका पढ़ाते समय मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि मैं विधि का भी छात्र रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा जुडिशियल इन इंडिया। जुडिशियल इन इंडिया को जब हम अध्ययन कराते हैं तो उसमें एक प्रकार से ये दैट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल स्टडी। न्यायपालिका एक संस्था है और एक संस्था जब व्यवस्था, विधायिका भी एक संस्था है, कार्यपालिका भी अपनी एक इंस्टीट्यूट है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन तरह की संस्थाएं हैं। कार्यपालिका से विधायिका को कार्यपालिका को न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो बंटवारा है आर्टिकल 50 में इसको अलग किया गया है। आप हमारे साथ संविधान के अध्ययन में काफ़ी लंबे समय से पीछे से यात्रा करते हुए हम लोग जुडिशरी इन इंडिया के अध्ययन में पहुंच गए हैं। इसको कहें एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, यानी आज हम आपको भारत की न्यायपालिका के अध्ययन में प्रवेश कराएंगे। तो न्यायपालिका के अध्ययन में प्रवेश कराने के लिए हमें जो होता है न्यायपालिका के अध्ययन, न्यायपालिका के बारे में समझना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखा था पहले, लेकिन मैं इसको फिर से मिटा के लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा तो सबसे पहले जैसे आया सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और अगर इसी के साथ हम आपको एक बात बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के साथ हमारे यहाँ न्यायालय एकीकृत व्यवस्था पाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि न्यायालय हाई कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है। एक प्रकार से ये कड़ीबद्ध है, यानी कि न्यायपालिका एक एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत व्यवस्था का अगर आप उस तरीके से देखें कि संविधान में बंटवारे के लिहाज से, तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में संघ की न्यायपालिका कहा जाता है। उसी चीज़ को जब हम राज्य की चले जाएं, जैसे हाई कोर्ट वगैरह के बाद फिर अधीनस्थ न्यायालय तक की चर्चा करें, जिसको आप कह सकते हैं लोअर कोर्ट, कचहरी, ऐसे तमाम चीज़ें कहते हैं, वहाँ से तो 214 से लेकर 237 के बीच में, यानी 124 से 147, 214 से 247 के बीच में, 214 से 237 के बीच का जो हम अध्ययन करते हैं तो इसको क्लब करके अध्ययन करते हैं। इस क्लबिस्ट मापदंडों में पूरी न्यायपालिका का पाई पाई का हिसाब पता चल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी विषय में बच्चा जाने से पहले 2-3 बातों का हमेशा ख्याल रखो कि विषय का नेचर क्या है। विषय के पढ़ने को लेकर के जो उसके नेचर एस्पेक्ट हैं वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, विषय परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, शिक्षा की दृष्टि से कितना महत्व का है। तो जाहिर है न्यायपालिका है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और न्यायपालिका की प्रकृति क्या है? न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और संविधान की संरक्षा का संरक्षिका है। न्यायपालिका अगर ना हो तो न्याय निर्णय, नैसर्गिक न्याय और कानून के समक्ष समानता का जो मापदंड है शायद प्राप्त ही ना हो सके। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर मैं 12 से 35 के बीच या 14 से आ जाते हैं जहां समता का अधिकार है, वहां से लेकर के मूल अधिकार के तमाम आयामों का जिक्र करें तो मूल अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करता है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 जैसा मैं पढ़ा चुका हूँ, राज्य की परिभाषा है और राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार मिला है। और आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है। इसको हम तुलनात्मक जब कभी चर्चा करेंगे तो इस जुडिशियल रिव्यू को, यानी आर्टिकल 13 को आर्टिकल 137, जहाँ पर अपने ही निर्णयों पर पुनः निर्णय दिया जा सकता है, पुनः समीक्षा करके पुनः निर्णय दिया जा सकता है। मैं अगर इसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आराम से आप बैठिए, आराम से सुनिए। कोरोना के इस दौर में जिस तरीके से स्थितियां प्रतिकूल हैं, समस्याग्रस्त हैं, काफ़ी समस्याओं से हम लोग पीड़ित हैं,
और दिन दिन प्रतिदिन कोरोना का भय डर बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा सबसे पहले स्वास्थ्य प्राथमिकता में है, शिक्षा दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, हर किसी के लिए अलग अलग स्थान पर है, लेकिन स्वास्थ्य सभी के लिए पहले नंबर पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और मस्त तो नहीं है लेकिन संतोषजनक स्थिति में जीवन चल रहा है। और अपने अध्ययन अध्यापन की, जैसे हम लोग अध्यापन की परिपाटी में, आप अध्ययन की परिपाटी के साथ साथ लेखन की परिपाटी से जुड़े होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुशील सर की कक्षा का 2 मतलब होता है। एक मतलब होता है कि विषय की गूढ़ता को, सघनता को सरलता और स्पष्टता में बदलना। दूसरा मतलब होता है कि जो आपके पास गया है उसको प्रेजेंट करना राइटिंग के माध्यम से। प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बोलूं तो मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के जवाब देने की कला का विकास हो जाना। इट मीन्स एक सुंदर, बेहतर, उत्कृष्ट न सही लेकिन अंक प्रदायी लेखन की गरिमामय दृष्टिकोण से आपको ओतप्रोत कर देना, ताकि जब प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में जाएं तो अध्ययन तो आपके पास हो सकता है लेकिन प्रस्तुति के अभाव में यह जो परीक्षा है वो कठिन बना लेते हैं। तो परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को सरल बनाने की कला, और ये सरल बनाने की कला हम सिखाते हैं आपको लेखन कला से। पढ़ाते सब हैं लेकिन लिखाते हम हैं। क्या समझे? पढ़ाते सब हैं लेकिन लिखाते हम हैं। सुशील सर का मतलब लेखन यानी कि अध्ययन को परोसने की कला। पिछले जितने भी विषय, पुराने विद्यार्थी, नए विद्यार्थी, सभी तरीके के विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे होंगे, जुड़ेंगे, वो इसमें पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि आपके पास अध्ययन इतना है, लेखन इतना करना होता है, और इतने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं अगर इतना लेखन, इतना अध्ययन करा दें और इतना लेखन की कला सिखा दूं तो पर्याय हुआ कि नहीं। फिलहाल मैं आता हूं भारत की न्यायपालिका में। भारत की न्यायपालिका के चरित्र की चर्चा, न्यायपालिका की उपादेयता की चर्चा, न्यायपालिका के प्रकृति की चर्चा, विशेषता की चर्चा, महत्व की चर्चा, और नागरिक जीवन में भारत के पूरे भू राजनीतिक क्षेत्र में न्यायपालिका की उपादेयता और प्रासंगिकता और इसके निहित आवश्यकता और अनिवार्यता को जब प्रकटीकरण करेंगे तो आपको लगेगा कि न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की वजह से ही देश का जो संदर्भ निहित न्याय है वो टिका हुआ है। ये विधि है, देश की सर्वोच्च विधि है। जैसे कि हम पहले भी बताएं, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, और सर्वोच्च विधि में अगर न्यायपालिका आप पढ़ रहे हों तो उसमें अगर विधि मान्यता और विधियों का सघन और स्पष्ट अध्ययन ना हो तो अंक मिलता नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जिस संस्था के पढ़ रहे हैं उस संस्था की नियुक्ति की बात करेंगे, उस संस्था के संस्थागत मापदंडों की बात करेंगे। इसमें एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ भारत संघ के 1993 के मामले सहित बहुत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। नियुक्ति के संदर्भ में भारत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून की चर्चा करेंगे। आगे चल कर के हम न्यायाधीशों की उन्मुक्तियों की भी बात करेंगे। न्यायाधीशों के साथ किस तरीके का एक संस्थागत परामर्शदात्री निकाय होता है उसकी बात करेंगे। नियुक्ति के संदर्भ में जो सलाह देता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कौन कौन होता है, कैसा काम करता है, इन सब की चर्चा करेंगे। और कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना, वो सब समझ रहे हैं, इसमें सब अंदर निहित बातों को आपको समझाएंगे। उसके बाद हम प्रक्रियात्मक नियम की भी चर्चा करेंगे कि रूल ऑफ प्रोसीजर्स क्या हैं। अगर आपने कभी सुना होगा कि निर्णय ले लिया गया है, सुना नहीं, यानी कि निर्णय गोपनीय है। इस निर्णय गोपनीय हो सकता है लेकिन निर्णय को सुनाया कहाँ जाएगा मालूम है? निर्णय को सुनाया जाता है खुले प्रांगण में। इट मीन्स कि खुले न्यायालय में ही निर्णय सुनाए जाते हैं। ये प्रक्रिया के नियमों में आते हैं। ऐसे हम आपको 4-5 अच्छे 7-8 नियम बताएंगे। न्यायाधीशों के कार्यकाल की चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, जिसमें हम प्राइमरी जुडिडिक्शन की बात करेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के भीतर जो संविधान
के अलावा कई ऐसे चीज़ें हैं जो उनकी चर्चा करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि ट्रिब्यूनल वगैरह के केसेस में क्या होते हैं और उच्च न्यायालय वगैरह किस तरीके से उच्च न्यायालय के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, किस मामले में जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, क्या सर्टिफिकेशन को उच्च न्यायालय की ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। साथ ही हम रीट की भी बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी आपने देखा, आप याद होगा आर्टिकल 32 में रीट जारी की जा सकती है। मूल अधिकार के उल्लंघन में आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अपीलेट जुडिडिक्शन बोलेंगे या प्राइमरी? प्राइमरी है, जो पहले प्रारंभिक जहाँ से मुकदमा ही शुरू होता है, उसके बाद हम अपीलेट की बात करेंगे। ये तमाम के साथ अपीलेट अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, क्लास में इसका जर्रा जर्रा और पाई पाई का हिसाब होगा। अपीलेट क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, एडवाइजरी जुडिडिक्शन की बात करेंगे। आर्टिकल 143 सुने हैं कि नहीं, जिसमें राष्ट्रपति सलाह देते हैं, तो उसमें हम क्लॉज की भी बात करेंगे, 1, 2 वगैरह की, उसके साथ बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके तरह तरह के और भी नवी अनुसूची से संबंधित कुछ निर्णयों की बात करेंगे। जिस तरीके से न्याय की प्रक्रिया में, न्याय निर्णय की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, उसकी बीच बीच में आपको चर्चा करते रहेंगे। साथ में कब राष्ट्रपति सलाह लिए और किस तरीके की स्थितियां रहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप लिया भी कि नहीं लिया, आदेश इट मीन सलाह दिया कि नहीं दिया, देने नहीं देने का स्वतंत्र है, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। पुनरीक्षा क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 137 वगैरह सब की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहिए, जैसे पुनरीक्षा जुडिडिक्शन में आप ऐसा समझिए कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट ही क्या कर रहे हैं, जैसे अपने ही निर्णयों को, आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन पढ़े होंगे, ये तो पढ़ा ही आपको, न्यायिक पुनर्विलोकन। लेकिन आर्टिकल 137 अगर उसको थोड़ा सा कोरिलेट करें उसको, तो 137 अपने ही निर्णयों की पुनर्समीक्षा कर लेता है, अपने ही निर्णयों को बदल के दूसरा निर्णय दे देता है। तो इसको बोलते हैं एक प्रकार से जैसे वो न्यायिक पुनर्विलोकन, एक पुनर्विलोकन की उसको शक्ति मिली हुई है। आपको याद होगा कि 1960 में हमने बताया था बेरूबाडी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वहीं 13 साल बाद केशवानंद भारती मामले में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, जो संविधान की सबसे बड़ी पीठ के लिए भी जाना जाता है, उस मामले में उसने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि अंग ही नहीं है, ये महत्वपूर्ण अंग है। यानी 1960 में जिस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, उसी प्रस्तावना को 1973 में संविधान का महत्वपूर्ण अंग बताया। ये आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का अधिकार है। और ये अधिकार क्यों है, ऐसा क्यों हो जाता है कि आपने 60 में कुछ बोला, 73 में कुछ बोला, 60 के जो तथ्य रहे होंगे वो कुछ और रहे होंगे, 73 के जो तथ्य थे वो अलग हो गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि न्यायालय हमेशा साक्ष्य पर, तथ्य पर निर्णय देता है। तो 60 के तथ्य इस तरह के थे कि प्रस्तावना उसका अंग नहीं है, 73 में है कि भाई अंग बनने की स्थिति बन रही है तो दे दिया। तो और ये राइट उसको कहाँ, आर्टिकल 137 के तहत है। इसी तरीके से हम आगे भी सारी चीज़ें की बात करेंगे। अभिलेख न्यायालय है आपका, एक प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति रखता है। 138 वगैरह की बात करेंगे, 39 की बात करें, 142 वगैरह की बात करेंगे। 142 जो उसका एकदम ऐसा एक पावर है, जिसमें आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के टाइम में जो लोक आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर से हो गई, आर्टिकल 142 उसका एक प्रयोग था। तो एक कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोग जानते भी नहीं हैं, लोग यही समझते हैं लोक आयुक्त की नियुक्ति गवर्नर करता है, वहाँ से हो गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार के तहत किया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया, इन सब चीज़ों का जब विचारात्मक, विश्लेषणात्मक, सघनता के साथ, स्पष्टता के साथ, विशदीकरण के साथ, विशेषीकरण के साथ, समीक्षा और विवेचना के साथ चीज़ें लिखने की कला विकसित। इसलिए मेरी क्लास में मैंने आपको बोला है कि लिखना मतलब लिखना है, केवल यहाँ आचमन नहीं। देखिए अभी आप इसको बंद कर दीजिएगा, जब इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा, और बंद करने के बाद 2 मिनट ज़रा सोचिएगा कि जो आपने सुना उसको कितना याद किया, और ज़रा लिख करके देखिए। मैं एक राइटर हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ लिखने की भी चीज़ें दशकों टिकती हैं।
पढ़ने के बाद चीज़ों को दूसरे दिन ही दोहराना पड़ता है। इसलिए लेखन को, और बिना लेखन के काम होगा नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज हो या पीसीएस मुख्य परीक्षा में लेखन की ही झड़ी लगानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाएंगे, महाभियोग है, इम्पीचमेंट की बात करेंगे। आगे चल के हम संवैधानिक महत्व की बात करेंगे, जिसकी संवैधानिक महत्व में न्यायिक निर्णय किस तरीके से लिए गए हैं, इच्छा मृत्यु के मामले में किस तरीके से न्यायालय का क्या स्टैंड रहा है, समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की बातें कही हैं, किस तरह का निर्णय है, किन्नर वर्ग पर सुप्रीम कोर्ट के कैसे निर्देश रहे हैं, और मैं बात करूंगा राजनीति के अपराधीकरण पर भी क्या निर्देश रहे हैं। आपने देखे होंगे कि जब विधायिका में अपराध करने वाले, यानी कि जिन पे आरोपी हैं, वो लोग भी चुनाव में चले जाते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ही कानून बनाकर विधायिका को बोला इसको ठीक करिए। तो विचाराधीन कैदियों को लेकर के किस तरह से थिंकिंग है, फतवा उतवा को लेकर के क्या सोचता है सुप्रीम कोर्ट, और भी ऐसे तमाम चीज़ों को, नोटा हो, नोटा वोटा तो सुने हैं ना, तमाम चीज़ों पर जिस तरीके के समय समय पर प्रसंग आए हैं और जिस तरीके का दृष्टिकोण रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को जोड़ करके नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों की बारी बारी से आपसे चर्चा करेंगे। ये आज का ये जो भाव था, ये जो कथन था, ये जो दृष्टिकोण था, जो बताने का स्वरूप था कि न्यायपालिका एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया, स्टडी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका के अध्ययन में कैसे प्रवेश किया जाता है, नेचर को समझना और उसके तमाम संदर्भ और दृष्टिकोण को समझना आपकी एक प्रकार से जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन जैसे जैसे मैं आपके थोड़ा समीप आ रहा हूँ, जैसे जैसे आप इस समीपता, इस निकटता के सिद्धांत को समझेंगे, थोड़ा सा चेहरा बड़ा कर लूँ और देखेंगे तो आप पाएंगे कि संदर्भ निहित जितनी भी दृष्टिकोण, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक दृष्टिकोण न्यायपालिका के अंदर और उसके कर्तव्य भूमिका को लेकर के है, वह धीरे धीरे आप उससे परिचय हो सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हर तरीके के सवाल का उत्तर लिखना, अगर उत्तर लिखना सीख गए तो समझ लेना कि सारी पढ़ाई का सफल प्रयोग हो गया। वरना कहते हैं ना कि सचिवालय में नीतियाँ बहुत होती हैं, जो लागू होती हैं वही मानी जाती हैं। तो पढ़ते बहुत हैं, लेकिन जो लिख लेते हैं वही पढ़े और लिखे माने जाते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर थोड़ा विराम दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे और जो हमारा रूटीन लेक्चर है उसमें बेहतर तरीके से ये अध्ययन प्रणाली चल रही है, जिसकी समय सुबह 8 बजे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में मैं रोज़ मिलता हूँ। किसी को जुड़ना है, टेलीफोन वगैरह मिल जाएगा, उसमें लिखा भी रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के बारे में पूछ सकते हैं, तमाम तरीके का और बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक लाइव भी आता हूँ देख सकते हैं, यूट्यूब लाइव से जुड़ सकते हैं। कहीं से कहीं कोई ना कोई फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए आप सभी को लोग खुश रहें, कुशल रहें और कोरोना को लेकर सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच।